नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे साथ हैं भाजपा के उदयपुर के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता प्रमोद जी सामंत। बंगाल चुनाव को लेकर सारे देश में एक अलग तरह का माहौल था और माहौल है। आज बंगाल चुनाव का जो फाइनल रिजल्ट आया, उसमें शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आज उनकी ताजपोशी होने वाली है। पर हम आपको पीछे की घटनाओं की ओर ले चलते हैं। जिस तरह से बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, भाजपा को इतना बहुमत मिला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जिस समय बंगाल पाकिस्तान में शामिल होने वाला था, तो उन्होंने अपने प्रयासों से उसको अंदर जाने नहीं दिया। क्या कारण रहे कि सर आज तक बंगाल में उसमें भाजपा नहीं आई और आज भाजपा आई है? उसके अंदर इतना लंबा कालखंड बीत चुका है, उसके बाद भाजपा का आज वहाँ पर परचम लहरा है। सर क्या सोचते हैं इस बात को लेकर आप? सर्वप्रथम तो आप सभी को नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कह सकता हूँ कि 4 मई का दिवस भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक स्वर्णिम दिवस है। उसके कई मायने हैं। आप और हम सब जानते हैं कि जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, वह मूलतः पश्चिम बंगाल के थे, पर केवल वहाँ के निवासी नहीं थे। आप उनका अगर जीवन देखेंगे, व्यक्तित्व देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सन 1947 से पूर्व ही बहुत कम आयु में वह ऐसा व्यक्तित्व था जो शिक्षाविद के साथ साथ न्यायविद भी था। क्योंकि उनके पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी, जिनके नाम से गणित में अनेक, ये कह सकता हूँ कि एक दिशा निर्देश प्राप्त होता है नाम से ही, उस व्यक्ति के वो सपुत्र तो थे, पर इतने मेधावी छात्र थे कि उस तत्कालीन समय में इतिहास के सबसे कम उम्र में वो उपकुलपति बने। उनकी उच्च शिक्षा दीक्षा और विधि के अंदर वो वेत्ता के रूप में थे। तो निश्चित रूप से परिवेश और परिप्रेक्ष्य तो था, पर जो संघर्ष उन्होंने किया उसकी गाथा बहुत कम जानते होंगे। बाल्यकाल से, बचपन से अनेक बाधाएं आई, परंतु उन्हें अपना जीवन पूरी जनता के बीच ही समर्पित किया। और समर्पित करते हुए 47 से पूर्व भी वहाँ की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार और वहाँ का जो वातावरण था, उसमें उन्होंने जो मुस्लिम लीग का बढ़ता हुआ प्रभाव, अत्याचार और दबाव, उसके खिलाफ हिंदू महासभा और अन्य राजनीतिक दलों के साथ वो उस वक्त तत्कालीन समय में भी दल से भी और निर्दलीय से भी, एक बहुत बड़ा रोचक है कि आप दल से चुने जाओ, त्यागपत्र दे करके कि अगर मैंने दल हट गया हूँ तो वापस वो निर्दलीय के रूप में भी, यानी कि एक छोटे से कालखंड में भी उन्होंने जो सेवाएं पश्चिम बंगाल की जनता की, उसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल के एक शेर की तरह उनकी दहाड़ थी। तत्कालीन समय के केंद्रीय नेताओं से उनका निरंतर संपर्क, राष्ट्रीय स्तर के अनेक नेता और समाज सेवी प्रभावी व्यक्तित्व से उनका संपर्क, क्योंकि जनता के बीच में डॉक्टर मुखर्जी थे। परंतु आपने देखा कि वहाँ से जब वो दिल्ली आए, प्रथम नेहरू सरकार में 2 ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको कांग्रेस से नहीं, सर्वदलीय रूप में मानते हुए उनकी प्रतिभा के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर मुखर्जी को मंत्रिमंडल में स्थान मिला। ये दुर्भाग्य रहा कि दोनों को हटना पड़ा। हटना उनकी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, सत्ता को ठोकर मार करके डॉक्टर मुखर्जी ने उद्योग आपूर्ति मंत्री से त्यागपत्र दिया और जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने। सर इस बात को लेकर, जैसे आज बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस की भी हार हुई है, तो इसके 3 फैक्टर नजर आए। एक तो एंटी इनकम्बेंसी, एक SIR, एक 93 लाख जो वो मतदाताओं के नाम काटे गए। क्या मानते हैं सर आप इसको, किस तरह देखते हैं? देखो, अनेक विषय हैं। मुखर्जी का राजनीतिक संघर्ष और उस समय की परिस्थितियों में कश्मीर का कूच करना, उनकी हत्या होना, पर वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया। पहली बार जनसंघ के 7 विधायक आए, 3 लोकसभा के सांसद चुने गए, जिसमें पश्चिम बंगाल के 2 थे, एक हमारे चित्तौड़ से थे तीसरे।
परंतु वैचारिक पृष्ठभूमि को उन्होंने मजबूत किया और पूरे देश को प्रवास किया। पर आप देखेंगे कि इस प्रारंभिक काल में भी पश्चिम बंगाल का जो बंगाल हमारा एक बंगाल के रूप में पंजाब के रूप में जाना था, उसको खंडित करने के लिए सीमावर्ती प्रांतों के नाम पर जितने अत्याचार और यह कहें कि मुस्लिम लीग ने चालें खेली, वो सब विदित है। और उसके कारण से वहाँ पर एक तरह की ऐसी तानाशाही प्रवृत्ति की राजनीतिक पार्टियाँ भी पनपने लगी। यद्यपि हम सत्य है कि प्रारंभिक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में नहीं आए, स्थित्योत्तर में कुछ हमारा प्रभाव दिखाई दिया, परंतु अटल जी ने एक बात कही थी 6 अप्रैल 80 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और आपने देखा 3 बार अटल जी के नेतृत्व में, 3 बार मोदी जी के नेतृत्व में, अनेक 20 राज्यों में तो ये सजा। पर लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। वास्तविकता है जिन राजनीतिक पार्टियों को आप नाम ले रहे हैं उसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पर जो राज्य किया वो राज्य नहीं, एकाधिकार की प्रवृत्ति और तानाशाही की प्रवृत्ति से मतदाताओं को कुचलने का काम किया, उनकी भावनाओं को कुचला, प्रभाव और दबाव से अपने पक्ष में मत कराए। अभी आप कह रहे थे कि इसके क्या क्या कारण रहे। पश्चिम बंगाल एक ऐसी स्थिति बन गई जो पश्चिम बंगाल देश में एक बंग भूमि के नाम से राजनीतिक दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, स्वाधीनता की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, यानी कि विवेकानंद जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी आप देखेंगे ऐसे नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के, मतलब एक से एक बड़े नेता, और सुभाष चंद्र बोस से ज़्यादा बड़ा कौन होगा, उन सब ने नेतृत्व किया। परंतु वो सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण से इन तीनों राजनीतिक दलों ने पहला काम घुसपैठ, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन सब की भरपूर मात्रा में घुसपैठ कराई। कारण कि इनको घुसपैठ कराना, शरण देना, पनाह देना, शरणार्थी बनाना, और शरणार्थी के नाम पर एक ऐसा आभा मंडल खड़ा करना। वो बेचारे नहीं थे, वो योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान की धरती पर आकर के एकता और अखंडता को विखंडित करने का काम कर रहे, पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया गया, पूरी डेमोग्राफी चेंज की उन्होंने। जिस तरह से स्वतंत्र, पक्षपात और दमन रहित शांत वातावरण में मतदाता ने खुलकर बाहर निकले और मताधिकार का प्रयोग किया। क्या जब मताधिकार बिना इससे निकला है तो वही उसी दिन से इनकी हार की पटकथा लिख दी गई है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पहले के चुनाव इस बात के गवाह हैं। चुनाव के बाद की राजनीतिक दलों में विशेषकर से भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार और जो दमन की राजनीति तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों ने की, इस बात का कहा है कि वहाँ भय युक्त वातावरण था, भय मुक्त वातावरण नहीं था। इसलिए आपने देखा होगा कि उस समय में अंतर्राज्यीय यानी कि आसपास के ऐसे मतदाताओं के जो बूथ कैप्चरिंग के मास्टर गिरोह हैं, डबल नाम है जिनके मतदाताओं में, और जिन्होंने को इस बात से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आना, अंदर घुसना, मतदान करना, पर मतदान करने के साथ वातावरण ऐसा करना कि दूसरे न कर पाएँ, ऐसी अनेक परिस्थितियाँ। इसीलिए जब पूरे देश में SIR लागू हुआ तो उन्होंने बहुत विरोध किया। क्यों? कि वो जानते थे कि एक व्यक्ति का नाम 8-8, 10-10 जगह हैं, भारी भ्रष्टाचार है। उनके जब पूरा जन्मपत्री खंकोली जाएगी पता लगेगा कहीं न कहीं बांग्लादेश से उनके संबंध निकले। इसलिए जब SIR के नाम से जब नाम कटना शुरू हुआ तो लोग भी स्थानीय भय मुक्त हुए। साथ में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो देश में एक भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व करते हुए विकास को आगे बढ़ाया, वो पश्चिम बंगाल का मतदाता भी चाहता था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, परंतु जिस वातावरण में मतदान कराया जाता था वो संभव नहीं हुआ। पर इस बार आपके चैनल के माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐतिहासिक ही नहीं रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। सर, इस बात को लेकर देखा भी जाता है कि 8% जो मतदाता है मुस्लिम, वो भी आपकी तरफ डाइवर्ट हुआ है, उसने भी आपको वोट दिया। उस कारण से ये विषय बहुत, इसका भी कुछ कारण है, क्योंकि जानता था वो स्थानीय निवासी भी कि जो बाहर से लाए जा रहे हैं उनको पनाह दी जा रही है, विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं। ये तो धीरे धीरे समझ में आता है कि वो एक दीमक की भांति अंदर घुसे और खोखला उन्होंने किया तो सब प्रभावित हुए। और इसके कारण से
इस बार आम जन ने ये मानस बना लिया कि अधिक से अधिक मतदान करना, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना। और आप स्वयं देख रहे होंगे कि कल जो परसों जो घटना हुई है सुरेंद्र अधिकारी जी के पीए की, जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि हिंसा किस स्थिति तक बढ़ती है। सर एक चीज़ ये भी देखिए, टीएमसी के मुकाबले भाजपा की वोट शेयर में तीव्र वृद्धि हुई है सर। आज के अगर अपन इस चीज़ को देखते हैं, इसका कारण था कि जो मतदाता थे फर्जी मतदान, जो बाहर से आकर के घुसपैठिए मतदान करते थे, वो सब संख्या बल बढ़ता था। अब जब उनकी छटनी हो गई तो स्वतः ही जो हिंदुस्तान का मतदाता था उसने निष्पक्ष होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। जिस तरीके से आज प्रमोद जी भाई साहब ने हर चीज़ का एकदम विश्लेषण किया, हर चीज़ का स्पष्ट जवाब दिया हमारे प्रश्नों का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के सभी दर्शकों को भी इससे अपना विचार जानने का मौका मिला है। बाबूलाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ आप। मैं तो भाई साहब यही जानकारी चाहता हूँ कि बंगाल में 15 वर्षों से ममता राज चल रहा था, तो खौफ के साए सारा आमजन जी रहा था, तो शायद ऐसा लगता है कि वो सारा खौफ के साए से निकल गए, आज भाजपा को लाए हैं, तो बहुत बड़ी उम्मीद है। तो उस पर आगे भाजपा क्या करेगी उनके लिए? आप मान करके चलना, 5 साल के इतिहास आगे आने वाले समय में जो ऐतिहासिक काम होंगे, और जो पश्चिम बंगाल का पूर्व में जो एक परचम था, देश का नेतृत्व करता था, हर दृष्टि से, आप शैक्षणिक दृष्टि से देख लो, न्याय की दृष्टि से देख लो, इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में देख लीजिए, वैसा ही सोनार बांग्ला का जो एक बात आती है बार बार, मैं कह सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल का आम मतदाता जनता इस बार विकास के पथ में विकसित भारत की ओर अग्रसित होगी। तो एक सवाल और खड़ा होता है, सरकार भाजपा की बनेगी निश्चित है, राज्यपाल महोदय ने उसके लिए विधान जो भी जारी करना था उनको जारी कर चुके हैं, ममता अभी भी लड़ रही है, मैं रहूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी, तो सीआरपीएफ जो वहाँ सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स है वो कितने वर्षों तक रखना जरूरी है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। ऐसा है कि अपनी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होता है, उससे पूर्व चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, आपको एक समय मिलता है। उसके बाद आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जो भी हारा मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के यहाँ जाता है, वो एक सी प्रक्रिया है जिसका निर्वहन सब करते हैं, सब जानते हैं कि बहुमत किसके पक्ष में आया। कई बार आप देखा होगा कि सरकार पुनः बनाते हैं, फिर भी इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, अपना त्यागपत्र पेश करते हैं, और उसको मुख्यमंत्री तब तक आगे राज्यपाल महोदय नहीं कहे तब तक उसको दिशा निर्देश मिलते हैं। पर मैं नहीं हटूंगी, नहीं त्यागपत्र दूंगी, तो उसकी अवधि 5 साल हो, 7 मई के दिन पूरी हो गई। तो राज्यपाल को अधिकारों का राज्यपाल महोदय ने प्रयोग किया, विधानसभा भंग हुई, और इसके नाते साथ साथ में पहली बार यह कठोर निर्णय लेना पड़ा ऐसे हठधर्मी जो सत्ता से चिपकना चाहते हैं, यानी कि आप दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो आपकी सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। तो सर ये नहीं लगता है कि जिस तरह ममता बनर्जी ने ये निर्णय लिया कि सामने नहीं हटूंगी, अपने केडर को बिखरने से रोकने के लिए उसने ये चाल चली? देखो, वो कुछ भी कहे, जनता ने बहुमत के आधार पर निर्णय कर दिया है, उसको स्वीकार करने का सबको अवसर है। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में क्या स्थिति बन रही है, परंतु बहुमत का आंकड़ा नहीं छूने की स्थिति में जो न्यायिक प्रक्रिया का है, जो संवैधानिक निर्णय वो करना पड़ता है। जब यहाँ तो 200 से ऊपर पक्ष में विधायक बन चुके हैं, एक तरफा निर्णय है, आप अपनी हार को स्वीकार करिए, आप में दम होगा, संघर्ष होगा, पता लगेगा कि अभी आप जनता आपको देखेगी कितना भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्या आपने कमी रखी है। पूरे बंगाल को चारों तरफ से भी कह सकता हूँ कि पिछड़े राज्यों की श्रेणी में धकेलने का काम किया है। भाई साहब का बहुत बहुत आभार। अब अगले समय हम एक नए मुद्दे के साथ, नए व्यक्तित्व के बहुत साथ बहुत मिलेंगे। स्वागत है आपका।